प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, सर हम सोशल मीडिया पे ट्रंप के वो पोस्ट भी देख रहे थे। अभी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट का पूरे वो एक पिक्चर बना के उस पर भी लगाई। उससे पहले भी कभी वो कुछ बयानात हैं, कभी कुछ बयानात हैं। एक तरफ वो बात कर रहे थे कि पॉजिटिव चल रही है ईरान के साथ। अभी जो आज उन्होंने पोस्ट की, ये इस किस्म के मामलात हैं। ये फ्लिप फ्लॉप किस्म की जो पॉलिसी ट्रंप में है, क्या वजह है? कोई फ्रस्ट्रेशन है या ये पॉलिसी है, डिस्प्रेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है इस सारे अमल में जो ट्रंप की तरफ से आ रही है? ये मेरे ख्याल से ये इस वक्त एक दुनिया में पॉपुलिस्ट लीडरशिप का चैलेंज है। हम देख चुके हैं कि दूसरी जंग अजीम से पहले इसी तरह की लीडरशिप जो थी वो जर्मनी में और इटली में थी, मसोलिनी थे और हिटलर थे। तो इस वक्त जो अनकन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का दौर है, जिसमें रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, यूएन सैंक्शन नहीं है। नॉर्मली जो आपने सवाल किया वो बड़ा अच्छा है कि यूएस प्रेसिडेंट का एक स्टेचर होता है और उनके हर ट्वीट को, हर स्टेटमेंट को पॉलिसी लिया जाता है। लेकिन अब इतनी दफ़ा वो शिफ्ट्स ले चुके हैं, यू टर्न्स ले चुके हैं, नॉन सीरियस अंदाज में वो ट्वीट्स कर चुके हैं कि अब ये दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने वाले इदारे हैं और मुल्क हैं, उनके बयान को भी वो इनकन्सिस्टेंट समझते हैं, पॉलिसी नहीं समझते। मसलन ईरान पे देख लें तो पहले उन्होंने रिजीम चेंज की बात की, फिर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स ऑब्लिटरेट करने की बात की, फिर उन्होंने ये दावा किया कि हम ईरान की तहजीब ख़त्म कर देंगे। तो अब वो जो इतना ज़्यादा उनके शिफ्ट्स हैं पॉलिसी इसमें, बयानात में, और जो बढ़ के, वो मेरे ख़्याल से ये एक इस पे मेरी राय ये है कि अगला जो यूएस प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल दुनिया से माफ़ी मांगेगा कि हमने माजी में ये किया। इतना कुछ ये छोड़ के जा रहे हैं जो लेगेसी है। तो अब अमेरिका के अंदर भी उन्हें मीडिया टफ टाइम दे रहा है और सीरियस जो संजीदा हल्के हैं संजीदा नहीं लेते। और पूरी दुनिया में उन्होंने जो सिर्फ ईरान का मामला नहीं, आप वेनेजुएला देख लें, आप ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मीटिंग देख लें, उन्होंने जो यूरोपियन एलाइज के साथ द वे ही ट्रीटेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब कुछ ये शो करता है कि वो एक कोई सीरियस बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे। उनके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उनके अंदर वो एक है कि मैं एक ऐसा पॉपुलिस्ट जो हैं वो हर चीज़ को ऐसे इस एंगल से देखते हैं कि बस उनकी एक ट्वीट और एक बयान से दुनिया में थरथली बच जाए, टॉप ट्रेंड हो जाए। और आप अगर टाइम लाइन देखें तो वीकेंड पे उनके जो बयानात होते हैं वो मायूस कुन होते हैं, और जब स्टॉक मार्केट खुलती है मंडे को तो वो पॉजिटिव नोट और पीस की तरफ उनकी बात होती है। तो इसका एक फाइनेंशियल एंगल भी है। सही। अच्छा ताहिर मलिक साहब, इस पे इस पे मजीद हम बात करते हैं। मैं समरेज साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तरफ वो उन्होंने आलम इस्लाम के बड़े ममालिक हैं, ट्रंप ने उनसे भी बातचीत की है, और जो आप सुबह तक हम ये देख रहे थे कि बड़ी पॉजिटिविटी है। इस किस्म के बयानात भी सिर्फ वो जो पॉपुलरिटी की बात करें, पॉपुलरिज्म के हवाले से अपने लोगों को बताने की, क्योंकि 27 फरवरी पे जहां खड़े थे, अब जो इब्तदाई MOU के हवाले से मंदरजात सामने आ रहे, जो मीडिया कुछ बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, वो आबना हरमस का खुलना है, यानी ईरान की तरफ से, नाकाबंदी अमरीका की तरफ से वो है, और ये टॉल नहीं लिया जाएगा किसी किस्म का। ये तो सर 27 फरवरी में बिल्कुल ऐसे ही सेम था। तो फिर अमेरिका ने इस पे हासिल क्या किया? ट्रंप ने इतनी बड़ी जंग, पूरी दुनिया की मईशत तबाह, पूरी दुनिया में जिस तरह के आप खुद अभी बात करते कि कोविड से भी शायद ये बड़ा एक सूरत हाल नज़र आ रही है, तो ये फिर हासिल क्या हुआ इस सारे अमल का अमेरिका को? अस्सलाम वालेकुम, आपने शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, ये जो जंग हुई है, इसका जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज अमेरिका के लिए है वो ये है कि वो जस्टिफाई कर सके अपनी आवाम को और दुनिया को कि उसने इस जंग को करके हासिल क्या किया है। मेरे नज़दीक ईरान ने जंगी महाज के ऊपर बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने ना सिर्फ जो अग्रेसर था, हमला आवर था, उसको डिनाई किए उसके ऑब्जेक्टिव्स, बल्कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके ये जो बायलैटरल जंग थी इसको पूरी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी इम्पैक्ट हो रही है, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। वो अपने जो इनिशियल अहदाफ लेके आए थे, जो उन्होंने जंग शुरू की थी, वो तो वो भूल गए, लेकिन उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना बहुत बड़ा एक दर्द-ए-सर बन गया। और उन्होंने मुख्तलिफ ताकतों से मदद की गुजारिशात करना शुरू हो गई
वो ताकतें जिनको वो ऑलरेडी अबंडन कर चुके थे, लाइक यूके, लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशिया को भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें, चाइना को रिक्वेस्ट की, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को रिक्वेस्ट की। तो मुझे एक सुपर पावर जो है, जो क्लेम करते हैं सुपर पावर, वो बहुत अब मुझे हेल्पलेस नजर आए, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने में कामयाब नहीं हो रहे थे। 27 के बाद से जो इन्होंने थ्रू आउट कोशिश उन्होंने पूरी की है कि वो ईरान को धमका लें, उनको थ्रेट्स दे के किसी बात पे राजी कर लें, लेकिन चूंकि जंग में भी ईरान ने काफ़ी कामयाबियां हासिल की, तो ईरान नहीं चाहता था कि वो मज़ाकराती टेबल के ऊपर वो कुछ लूज कर दे जो उसने जंग में हासिल किया था, और कोई भी पार्टी ये नहीं करने को तैयार नहीं होगी। सो ईरान जब उन धमकियों में नहीं आया, दे स्टूड बाय द ग्राउंड। अमेरिका को एक वॉर ट्रॉफी चाहिए थी, जो कि एक न्यूक्लियर डील की शक्ल में वो देख रहे थे कि वो जस्टिफाई कर सकें कि किस वजह से उन्होंने जंग की। तो मेरे नज़दीक, जैसे आप कह रहे हैं, कि एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है अमेरिका के लिए। ऑल्दो आजकल नैरेटिव का ज़माना है, वो कोई भी छोटी सी सक्सेस को नैरेटिव में इतना बड़ा ब्लो कर सकते हैं कि जैसे वो कहें कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि 2025 में हमने अस्करी लोहा मनवाया अगेंस्ट इंडिया, और 2026 में हमने सफारती लोहा मनवाया। इसके साथ साथ मुदस्सिर साहब, आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है कि एक तरफ तो ईरान में हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं अमन के हासिल करने में, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के बिल्कुल साथ कोयटा में और बलूचिस्तान में एक मेरा ख्याल है खूनखार दिन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे नुकसान हुए। बिल्कुल जी। और मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि बाहर की जो हमारी कामयाबियाँ हैं, वो अंदर की जो हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो परेशानियाँ हैं, उनको एड्रेस करने भी हमारी मदद करें। जी बिल्कुल सब, ये मामला भी बड़ा अहम है कि इस वक्त जंग बंदी का होना भी और अमन के रास्ता जो है उसका इख्तियार करना जरूरी है। ईरान अमरीका मामलात आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का किरदार बहरहाल बड़ा अहम है, जो हम देख भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। जनरल साहब, मैं जानना चाहूँगा, वो कहते हैं गिलास तोड़ा 12 अन्य और खाया पिया उन्होंने कुछ नहीं है, तो ये सारे अमल के बाद अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से, कि पाकिस्तान आज, अभी आपने 2025 का हवाला दिया, 2026 में आज फिर मई में हम एक साल के बाद बढ़े, ये सफारतकारी के पीछे वो कहते हैं ना कि माइंड और मैन बिहाइंड द मिरेकल। फील्ड मार्शल बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा के साथ थे, फिर अभी हालिया उन्हीं की टीम में एक और मोहसिन नकवी साहब। ये जो पूरा एक लग रहा था कि पूरी दुनिया रुकी हुई है, ये पाकिस्तान ने इतना बड़ा अमल, और जिसके अब इंशाल्लाह कंप्लीशन भी हो जाती है अगर ये मुआहिदा हो जाता है, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि पाकिस्तान को किसी और नज़र से पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, और पाकिस्तान ने सफारती महाज में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। देखिए, मई 25 से पहले आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन मई के बाद से पाकिस्तान को दुनिया ने अपना प्रिज्म चेंज किया पाकिस्तान को देखने के लिए। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मार्का मारा कि एक बड़े मुल्क को इतनी बुरी शिकस्त दी, ना सिर्फ अस्करी महाज में बल्कि मल्टीपल डोमेन्स में। तो दुनिया ने ये देखना शुरू किया कि ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल रीजनल पावर हैं,